Hello students, I am Ghanshyam Kumar Srivastav, Physics teacher for NEET and JEE। अभी तक ऑसिलेशन के 5 वीडियोज आप लोगों को मिल चुके हैं। 5th वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन आपस में मिलते हैं, कंपोज होते हैं या सुपर इम्पोज होते हैं, तब उनका रिजल्टेंट इफ़ेक्ट क्या होगा। इसमें जो भी केस आप लोगों के सिलेबस में आते हैं वो एक एक करके मैंने आपको बताया था। अब आपको हम बताएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुल कितने टाइप की इक्वेशंस हो सकती हैं। अक्सर आप लोगों से एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ऑल इंडिया पीएमटी में, जेईई में, आईआईटी में पूछा जाता रहा है कि वो एक इक्वेशन आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो बच्चे यहाँ तक तो रट लेते हैं कि हाँ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, लेकिन अब उसी में पूछा जाता है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या होगा। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें। जितने टाइप की इक्वेशंस आपके सिलेबस में आती हैं वो सारी की सारी मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप देखें। रात नहीं लाए, ले आओ फट से जाओ। अब आप देखें, ये इक्वेशन आप पहले से जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है x = a sin ओमेगा t + 5। ये आपने पढ़ा ही है। अगर इसमें किसी कांस्टेंट टर्म को ऐड किया जाए या किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाए तब भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ही रहेगी। यहाँ तक तो एसएचएम था ही, अगर इस इक्वेशन में किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ही मानी जाएगी और इसका एम्पलीट्यूड ए होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। सेम कंडीशन अगर इक्वेशन कास में लिखी हुई है उसके लिए भी यही एप्लीकेबल होगा। अगर आप इस इक्वेशन में किसी कांस्टेंट टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ही मानी जाएगी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। अब आप 3rd इक्वेशन को ध्यान से देखें। ये 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन है और पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। इसका एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो मैंने बताया था कि फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए फर्स्ट वेक्टर, सेकंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड बी दूसरा वेक्टर, और जो इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस फाई है वही इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से रिजल्टेंट इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक की ही होगी। उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा यह आपने पढ़ा था, इनिशियल फेज क्या होगा यह आपने पढ़ा था। 4th इक्वेशन को ध्यान से देखें। 4th इक्वेशन में 2 से ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपस में कंपोज किया गया है। सभी के डायरेक्शन सेम है, सभी का ओमेगा सेम है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इन सभी के मिलने से रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक ही होगा और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही होगी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनकी ओमेगा है। और यहाँ पर रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड इन सभी के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये सब मैंने बताया था, इस पर एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। अब यहाँ समझना आपको, ये 4 इक्वेशंस हैं, 5, 6, 7 और 8। इतना तो आप लोग याद ही रखेंगे
कि ये चारों इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हैं। अब हम यहाँ से आपको बताते हैं। तो ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। पूछा जाए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड ए नहीं होगा बल्कि a/2 होगा। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं होगी बल्कि 2 ओमेगा होगी। यह आपको अभी हम डिराइव करके बताते हैं। मेथड ये है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन साइन स्क्वायर या कास स्क्वायर में लिखी हुई है तो आप उसको 1 पावर में चेंज करें। अगर साइन स्क्वायर है तो साइन पावर 1 में चेंज करें, अगर कास स्क्वायर है तो कास पावर 1 में चेंज करें। 1 पावर में जब आप चेंज करेंगे उस इक्वेशन से आप ये देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड क्या है और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। आप देखें, हम 5th इक्वेशन लेते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉमन फार्मूले हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हम पहले लिखे दे रहे हैं। आप जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के वो फार्मूले हैं जिनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और बड़े कॉमन फार्मूले हैं, आप लोग पहले से भी जानते हैं। अब हम 5th इक्वेशन को डिराइव करके आपको बताएंगे कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड a/2 क्यों होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल क्यों हो जाएगी, 2 ओमेगा क्यों होगी। तो 5th इक्वेशन है x इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। अब हमें साइन स्क्वायर को साइन पावर 1 में चेंज करना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो आप यूज करें cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लेफ्ट में लाएं, cos 2 थीटा को राइट में, देन 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ पर थीटा के प्लेस पर ओमेगा t प्लस 5 है तो हम यहाँ पर पुट करते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा t प्लस 5। तो वी गेट 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा इज ओमेगा t प्लस 5। वी गेट साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 cos 2 आप अंदर ले जाएं तो ये हुआ 2 ओमेगा t प्लस 2/5। अब आप बोथ साइड को a से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर a है और सिमिलर टर्म आपको लाना है। तो ये हुआ a साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 इक्वल टू दिस। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज किया। यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ cos पावर 1 है। अब आप जानते हैं cos ओमेगा t प्लस 5 का मल्टीपुल ही एम्पलीट्यूड होता है। तो ये इक्वेशन आपको बताता है कि एम्पलीट्यूड a/2 होगा और जो t का मल्टीपुल है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी। अब आपको थोड़ा सा ऑड ये लग रहा होगा जो ये a/2 लिखा हुआ है
और यहाँ माइनस है, तो नेगेटिव साइन से डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, लेकिन मोशन सिंपल हार्मोनिक ही होगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन साइन और कॉस में होती है, उसमें अगर आप किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, इससे उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन का नेचर नहीं चेंज होता है, इसलिए ये मोशन सिंपल हार्मोनिक ही होगा। तो हम कहेंगे कि मोशन इज एसएचएम, एम्पलीट्यूड इक्वल टू a/2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा। अब आप थोड़ा सा याद करें, जब मैंने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला टाइम के साथ लिखा था, याद करो, तो मैंने ये लिखा था k इक्वल टू k नॉट cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, और मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होती है, लेकिन इसके चेंज होने की फ्रीक्वेंसी पोजीशन के फ्रीक्वेंसी का डबल होता है। तो डबल फ्रीक्वेंसी की बात मैंने केवल इसीलिए की थी क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर है, 1 पावर में चेंज करेंगे तब ये एंगल डबल हो जाएगा, मिस टी का मल्टीपल 2 ओमेगा होगा। अब बाकी इक्वेशंस को हम सीधे सीधे आपको बता देते हैं, डेरिवेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप नोट करें, फिर आपको आगे हम बताते हैं। अब आप 6 इक्वेशन को देखें, x इक्वल टू a cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है और इट्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a/2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा। डेरिवेशन में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 7th इक्वेशन देखें, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t cos ओमेगा t। ये कई बार पूछा गया है। 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है? जी हाँ है। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादातर बच्चे कह देते हैं इसका एम्पलीट्यूड a है, गलत हो गया। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बच्चे कह देते हैं ओमेगा होगा, कह क्या देते हैं ऑप्शन में दिया रहता है, टिक किया, गलत हो गया। ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होती तो साइन या कास का जो मल्टीपल था वही एम्पलीट्यूड हो जाता और जो टी का मल्टीपल था वो ओमेगा हो जाता। तो आप का काम यही है कि पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के वही फार्मूले यूज़ करते हैं जो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़े होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो अब हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं x इक्वल टू a/2 इंटू 2, आपने 2 से डिवाइड किया तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। आप ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे x इक्वल टू a/2 और थीटा के स्थान पर ओमेगा t है, तो 2 sin थीटा cos थीटा
साइन 2 थीटा, थीटा मीन्स ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये इक्वेशन ही आपको बताता है कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a/2 एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा। इक्वेशन 8 आप देखें, इक्वेशन 8 आपको ये दी हुई है। तो मैंने आपको बताया है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए थीटा के प्लेस पर ओमेगा टी है। अगर आपको डाउट हो तो आप यहीं पे पुट कर दें, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, देन cos 2 थीटा इज ओमेगा टी इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप दोनों बोथ साइड को a से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट a cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू दिस। अब आप ध्यान से देखें, इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट ये इक्वेशन आपको मिल गई और ये इक्वेशन आपको बताता है कि एम्पलीट्यूड ए ही है बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा है। जैसे इन सारी इक्वेशन में एम्पलीट्यूड हाफ हुआ है तो कभी कभी बच्चे कह देते हैं यहाँ भी एम्पलीट्यूड a/2 होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो यही वो इक्वेशंस हैं जो पिछले 30-40 सालों में कभी न कभी पूछी गई हैं। इससे ज़्यादा कि आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह आप नोट करें। जल्दी नोट करें फिर आपको हम बताते हैं। अब यहाँ एक बात आप समझें, आप कुछ भी पढ़ लें लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही तो करने हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। एक दो बार आप देखिएगा और इतना याद रखिएगा, इक्वेशन अगर साइन स्क्वायर में है, cos स्क्वायर में है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हमेशा डबल ही होती है। एम्पलीट्यूड केवल इस केस में नहीं चेंज होता है, बाकी अगर cos स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, उस केस में एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है और यहाँ भी एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में बताऊंगा। सिंपल पेंडुलम वास्तव में एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में आता है। एंगुलर एसएचएम अब आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ना तो नीट में है न जेई में है, लेकिन कभी कभी उसका छोटा सा एप्लीकेशन आ जाता है तो आपको हम 2-3 लाइन में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करते हुए एंगुलर एसएचएम के बारे में बता देते हैं, वो आप देख लें।
अब आप देखें, कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। अब हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपस में कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन ये होता है कि अगर कोई बॉडी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तब वो मीन पोजीशन के दोनों ओर स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग अपने मोशन को बार बार रिपीट करती है। लेकिन एंगुलर एसएचएम में बॉडी एक फिक्स पोजीशन के दोनों ओर रोटेटरी मोशन में होती है। दोनों में फिजिकल डिफरेंस यही है, इस केस में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, इस केस में पाथ सर्कुलर होगा। पाथ को बार बार रिपीट यहाँ भी करेगा, पाथ को बार बार रिपीट यहाँ भी करेगा। अब आप कहेंगे सर इसका कोई एग्जाम्पल आप बता दें, तो अभी सिंपल पेंडुलम के बारे में हम आपको बताएंगे, वह वास्तव में एंगुलर एसएचएम का ही एग्जाम्पल है। क्वांटिटीज को हम कंपेयर कैसे करते हैं वो आप देख लें। जो रोल यहाँ पर लीनियर पोजीशन x का होता है जो कि टाइम के साथ चेंज होती है, इसी के सिमिलर यहाँ पर एंगुलर पोजीशन थीटा होती है, ये भी टाइम के साथ चेंज होगा। यहाँ पर जो x की मैक्सिमम वैल्यू है या जो मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम थीटा नॉट से डिनोट करेंगे और इट इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड। जो रोल यहाँ पर लीनियर एक्सीलरेशन का होता है जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसी के सिमिलर यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। अब आप इन दोनों में फार्मूला भी देखें, यहाँ पर a और x के बीच फार्मूला होता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसी के सिमिलर यहाँ फार्मूला होगा, बस आप a के प्लेस पर अल्फा और x के प्लेस पर थीटा पुटअप करेंगे। ये जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टाइम पीरियड और लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में सेम होती है। इनका सिंबल सेम रहेगा, क्वांटिटी भी सेम रहती है। नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि अल्फा और थीटा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि थीटा और अल्फा ये एक्सियल वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। तो यहाँ पे थीटा और अल्फा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे। नेगेटिव साइन केवल यही को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर a और x हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं। अगर हम काज ऑफ मोशन की बात करें, मोशन का कारण क्या होता है, तो हर टाइप के मोशन का कारण होता है फोर्स। काज ऑफ मोशन हमेशा फोर्स ही होता है। तो लीनियर एसएचएम का काज है नेट फोर्स, जिसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो एंगुलर एसएचएम का कारण होगा टार्क, क्योंकि एंगुलर एसएचएम में बॉडी रोटेटरी मोशन में होती है और रोटेटरी मोशन का काज होता है टार्क। हालांकि टार्क का मेन कारण फोर्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर काज ऑफ लीनियर एसएचएम फोर्स होगा और काज ऑफ एंगुलर एसएचएम टार्क होगा। तो जैसे यहाँ फोर्स का फार्मूला मैंने बताया था कि F इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। अब आप इसी से मैच करता हुआ टार्क का फार्मूला लिखें तो F के स्थान पे क्या आएगा, टार्क। इतना आप जानते हैं, रोटेटरी मैंने बताया है कि मास के सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर्स के सिमिलर टार्क होता है। तो F के प्लेस पर टाउ इक्वल टू माइनस m के प्लेस पर i
ओमेगा वही रहेगा, x के प्लेस पर क्या हो गया थीटा। बस इतने की ही आवश्यकता हो सकता है कभी कभी आपको पड़ जाए, बाकी आपको एंगुलर एसएचएम को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आपको कंपेयर करना है तो ऐसे ही आप कंपेयर करेंगे। इसे आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को हिंदी में सरल लोलक कहा जाता है। यह आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम में एक डोरी ली जाती है, उसके एक एंड को किसी सपोर्ट से अटैच किया जाता है और दूसरे एंड से किसी स्मॉल मास को अटैच किया जाता है। फिर हम उस मास को इस पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कराते हैं। आप डायग्राम से देखें तो आपको क्लियर होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, सारी चीज़ें आप लोग पहले से जानते हैं। अब आप देखें, ये आइडियल रोप है, हम आपको अभी एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप देखें, ये सिंपल पेंडुलम का कंप्लीट डायग्राम है। इसमें एक आइडियल रोप ली गई है। रोप के स्थान पर कोई थिन मेटल वायर हो सकता है, कोई धागा हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई थ्रेड हो सकता है। आइडियल रोप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको टेंशन फोर्स में बताया था, आप जा करके नोट्स देखिएगा। आइडियल रोप में दो कंडीशन होती हैं। आइडियल रोप मासलेस होती है और आइडियल रोप इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है ऐसी डोरी जिसको खींचने पर उसकी लेंथ कांस्टेंट रहे। आइडियल रोप का मतलब ये है कि जब स्फीयर का वेट mg नीचे की ओर एक्ट होगा तो रोप की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई खिंचाव नहीं होगा। रोप को हमने इस पॉइंट से सस्पेंड किया है, इसे हम सस्पेंशन पॉइंट कहते हैं। रोप के दूसरे एंड पर एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर लिया गया है। एक आइडियल सिंपल पेंडुलम में ये जो सॉलिड स्फीयर लिया जाता है इसकी डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा डेंसिटी
वैसे तो और भी मेटल हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर कॉपर का स्फीयर लिया जाता है, क्योंकि कॉपर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो कोशिश ये की जाती है कि स्फीयर का साइज छोटा हो, मास ज़्यादा हो। तो अगर आप चाहते हैं साइज छोटा हो, रेडियस कम हो, मास ज़्यादा हो, तो स्फीयर एक तो सॉलिड हो और उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम में कॉपर का छोटा सा स्फीयर लिया जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी शेप का कोई मास हो सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है, कोई गुटका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आप आइडियल सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो वहाँ पर एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर लिया जाता है और इसी को हम लोग बॉब भी कह देते हैं। अब आप देखें इसका मोशन कैसे होता है। तो ये सिंपल पेंडुलम है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होगा, तो कभी कभी स्टूडेंट्स जो डोरी की लेंथ होती है उसी को लेंथ ऑफ पेंडुलम मान लेते हैं, ये गलत है। लेंथ ऑफ पेंडुलम सस्पेंशन पॉइंट और सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। इसी को कभी कभी इफेक्टिव लेंथ भी कहा जाता है। इसे हमें एज पर रूल यल इफेक्टिव लिखना चाहिए, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो इसको हम केवल कैपिटल यल से ही डिनोट करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये ध्यान रखते हैं कि ये लेंथ केवल डोरी की लेंथ नहीं है, ये सस्पेंशन पॉइंट और सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस है। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ रोप में सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस ये है, ये ऐड हुई है। अब आप देखें तो ये सिंपल पेंडुलम है। पेंडुलम की मीन पोजीशन क्या होगी, तो जब पेंडुलम वर्टिकल पोजीशन में होता है उस समय टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है। इस समय स्फीयर के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 है। तो ये सिंपल पेंडुलम की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप जानते हैं कोई बॉडी अपने आप ऑसिलेशन नहीं करने लगती है। किसी बॉडी को अगर ऑसिलेशन देना है तब एक प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट, एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये पेंडुलम के स्फीयर की मीन पोजीशन है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं, पेंडुलम के स्फीयर को राइट डायरेक्शन में, मान लो हमने थीटा नॉट एंगल से डिस्प्लेस करके यहाँ तक लाए हैं, इसके ऊपर हम नहीं ले गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसी को हम एंगुलर एम्पलीट्यूड कहते हैं, थीटा नॉट से डिनोट करते हैं। अब यहाँ ले जाने के बाद आपने छोड़ दिया, मान लो ये 4 डिग्री है, तो अब ये डोरी 4 डिग्री राइट और 4 डिग्री लेफ्ट, इन दोनों के बीच ऑसिलेशन करेगा। जितने एंगल से आपने राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, लेफ्ट की ओर उसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब ये स्फीयर मीन पोजीशन के दोनों ओर बार बार अपने पाथ को रिपीट करेगा। यही सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है। अब आप ध्यान से देखें, क्या हम इसको लीनियर एसएचएम की कंडीशन मान सकते हैं? लीनियर एसएचएम में बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है और यहाँ पर स्फीयर सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थीटा नॉट की वैल्यू 5 डिग्री या उससे कम है तब मोशन एंगुलर एसएचएम होगा। अगर थीटा नॉट की वैल्यू आप यहाँ तक ले आते हैं 90 डिग्री तक, मान लो आप पेंडुलम को यहाँ तक ले आए हैं,
थीटा नॉट की वैल्यू आपने 90 डिग्री कर दिया है, तो अब मोशन ऑसिलेटरी होगा लेकिन एंगुलर एसएचएम नहीं होगा। अगर आप पेंडुलम के स्फीयर को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हैं और ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करता है जो हमने सर्कुलर मोशन में आपको बताया है, तो ये केस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोशन ऑफ रोप पार्टिकल सिस्टम इन वर्टिकल सर्किल, वो तो बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है। तो वो कंडीशन हम लिखे दे रहे हैं कि फॉर थीटा नॉट लेस देन आर इक्वल टू 5 डिग्री मोशन इज एंगुलर एसएचएम। अब एंगुलर एसएचएम होगा तो हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, और फॉर थीटा नॉट लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन 5 डिग्री, 5 डिग्री तक हम लोग एंगुलर एसएचएम मान लेते हैं, तो मोशन विल बी ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। अब आप यहां ध्यान से देखें, ये स्फीयर सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, एंगुलर पोजीशन थीटा अगर टाइम टी पर लेना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो जैसे लीनियर एसएचएम में पोजीशन और टाइम में ये इक्वेशन होती है, ऐसे यहाँ पे एक्स के प्लेस पे थीटा, एम्पलीट्यूड के प्लेस पर थीटा नॉट, साइन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल वही रहेगा +5, ये हो जाएगा। हालांकि इसका भी यूज़ कोई बहुत ज़्यादा आप में नहीं आता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल पेंडुलम में एंगुलर पोजीशन एट टाइम टी क्या होगा, तब आप यही फार्मूला यूज करेंगे। अब आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। जल्दी नोट करें इसे। अब आप देखें, यहाँ पर मेन फार्मूला एक ही होता है, और वो ये है कि सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा। आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें टाइम पीरियड के ही फार्मूले का यूज आता है। नीट 24 में भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है, बहुत आसान है, उसमें भी केवल टाइम पीरियड के बारे में ही पूछा गया है। तो आप देखें, अब आप देखें, इसे नोट करें। तो अब आप देखें, एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का कंप्लीट फार्मूला यही होता है, T = 2π² L इफेक्टिव अपॉन G इफेक्टिव। L इफेक्टिव क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। G इफेक्टिव क्या होता है ये आगे एप्लीकेशन में हम आपको बताएंगे। अगर अलग से कुछ नहीं कहा गया है
तो जी इफेक्टिव की वैल्यू वही ली जाती है जो जी की होती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब बार बार हम लोग EFF लिखेंगे तो प्रॉब्लम होती है, तो नॉर्मली हम इस फार्मूले को लिखते ऐसे ही हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि यल इफेक्टिव लेंथ है और जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की इफेक्टिव वैल्यू है। लिखते हम लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, बुक्स में भी ऐसे ही लिखा होता है, तो बच्चे देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा दिखा है वही समझा, वो हमेशा जी की वैल्यू 10 ले लेंगे और यल हमेशा लेंथ हाफ रोप लेंगे, तो प्रॉब्लम गलत होती है। अब आप देखें, इस फार्मूले में कहीं पर भी स्फीयर का मास नहीं है, तो यह आपको बताता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास ऑफ बॉब से इंडिपेंडेंट होता है। ये बड़ा नोटेड पॉइंट है, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी इसी का यूज था। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बॉब के मास से इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी बात यह है, कोई भी ऑसिलेशन हो उसका टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। इसे हम थोड़ा फिजिकली आपको समझाए देते हैं। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है और ये इसकी मीन पोजीशन है। अब आप पेंडुलम के स्फीयर को या सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से राइट की ओर चाहे 1 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ो या 2 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ो या 3 डिग्री या 4 डिग्री या 5 डिग्री, इन सभी केसेज में मोशन SHM होगा, लेकिन सभी केस में टाइम पीरियड की वैल्यू सेम होगी। क्या अलग अलग होगा? अगर आप 1 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो एंगुलर एम्पलीट्यूड 1 डिग्री होगा, आपकी मर्जी। आप मीन पोजीशन से 2 डिग्री डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दिया, तो अब ये मीन पोजीशन से 2 डिग्री राइट और 2 डिग्री लेफ्ट इसके बीच ऑसिलेशन करेगा, एम्पलीट्यूड 2 डिग्री होगा। आप 3 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो एम्पलीट्यूड 3 डिग्री होगा, लेकिन सभी केस में टाइम पीरियड की वैल्यू सेम होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब पावर 0। पावर 0 का मतलब आप जानते हैं कि T इस क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होगा। सेकंड, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एम्पलीट्यूड, इसके भी 0 पावर के प्रोपोर्शनल होगा। मींस टाइम पीरियड इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। अब टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, वो ये फार्मूला ही आपको बता रहा है कि टाइम पीरियड यल और जी इन दोनों के अकॉर्डिंग चेंज होगा या इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो अब आपको हम डिटेल में बताएंगे कि टी यल के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज होता है, और जब आप यल के अकॉर्डिंग वेरिएशन पढ़ेंगे उस समय हम जी को कांस्टेंट रखेंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि टी जी के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, और उस दौरान हम लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे। आप इसे नोट करें। तो अब आपको हम बताएंगे वेरिएशन इन टी विद एल during this G remains constant।
अब आप देखें तो आप जानते हैं कि t इक्वल टू 2, अब आप ये पढ़ेंगे वेरिएशन इन t विद L G रिमेन्स कांस्टेंट। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज होगा और इस दौरान हम G को कांस्टेंट रखेंगे। तो फार्मूला है t इक्वल टू दिस, देन t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपान G। अब 4 नंबर है, पाई स्क्वायर नंबर है, G कांस्टेंट है, तो अब आप कह सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L। तो ये फार्मूला आपको बताता है कि लेंथ टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर आप दो पेंडुलम लेते हैं, हम यहाँ पर सिंपल पेंडुलम को केवल पेंडुलम भी कह सकते हैं, तो अगर आप कोई पेंडुलम लेते हैं जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। अच्छा, टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब क्या है ये भी आप समझ लें। कभी कभी सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। जैसे मान लो ये एक सिंपल पेंडुलम है और ज़्यादातर इसके क्वेश्चन पेंडुलम क्लॉक के नाम से पूछा जाता है कि पेंडुलम की घड़ी है, पेंडुलम का क्लॉक है। तो मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम की घड़ी है, अगर इसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड के इंक्रीज होने का मतलब है अब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लेने का मतलब है घड़ी आपकी स्लो हो गई है। अगर टाइम पीरियड कम हुआ है मींस 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कम टाइम लेगा, जल्दी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा मींस घड़ी फास्ट हो गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि लेंथ के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज होता है। और आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं T1 अपान T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू L1 अपान L2। आप लोगों में ज़्यादातर रेशियो के ही क्वेश्चन आते भी हैं। अब आप इसके एप्लीकेशंस देखें तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L, तो L पावर 1 टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये बताता है कि लेंथ और टाइम पीरियड का ग्राफ या कर्व पैराबोला होगा और L पर 1 पावर है तो पैराबोला का कॉन्केव वाला पोर्शन L की ओर होगा। तो ये ग्राफ आपका ऐसे होगा। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, हम बताए देते हैं। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर पैराबोला दो टाइप के होते हैं, अगर ये पैराबोला है तो कॉन्केव x की ओर है, तो कॉन्केव जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर होता है उस पर 1 पावर होती है, तो y स्क्वायर होगा, x पर 1 पावर होगी। अगर आपने पैराबोला ऐसे लिया है तो कॉन्केव टुवर्ड्स y है, तो पैराबोला का कॉन्केव वाला पार्ट जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर होता है उस पर 1 पावर होती है, तो y पावर 1 प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। बाकी जिन लोगों ने ग्राफ पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब आप देखें यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो आप x एक्सिस पर टाइम पीरियड का स्क्वायर ले लें, x एक्सिस पर आपने t स्क्वायर लिया है, ये x है, और y एक्सिस पर आपने L लिया है, तो ये ग्राफ कैसा होगा। तो जब आप कहते हैं L प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो L को आपने y माना है और पूरे t स्क्वायर को आपने एक सिंगल क्वांटिटी x मान लिया है, तो ये हो गया y पावर 1 प्रोपोर्शनल टू x पावर 1। तो इस केस में y और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये कई बार आप लोगों से पूछा गया है। अगर x एक्सिस पर आप t स्क्वायर लेते हैं, y एक्सिस पर केवल L लेते हैं, तब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि यहाँ पर आपने पूरे t स्क्वायर को एक सिंगल टर्म में, सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया है। अगला एप्लीकेशन आप देखें, सेकेंड एप्लीकेशन, यहाँ पर परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने देखा L प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब परसेंटेज इंक्रीज, डिक्रीज, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर सब मैंने आपको बताया है, आप नोट्स देखिएगा। इसे आप कहेंगे 1 इंटू
परसेंटेज चेंज इन टी इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन टी। यल पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन टी इक्वल टू टी पावर 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन टी हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे सवाल खूब आते हैं, सॉरी यहाँ यल होगा। आप जब देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब आप अगला एप्लीकेशन देखें। अगला एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे आप समझिएगा। हम डायग्राम बना रहे हैं, आप भी साथ साथ बनाइएगा। ये एक फिक्स सपोर्ट है, ये हमने एक लेवल ले लिया है। अब आप देखें, हमने समझाने के लिए केवल पेंडुलम का स्फीयर बड़ा लिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखें ये पेंडुलम का स्फीयर है और ये हमने हॉलो स्फीयर लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो इफेक्टिव लेंथ आप जानते हैं ये हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ सस्पेंशन पॉइंट और स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। तो ये हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर एयर है और इसका टाइम पीरियड हम मान लेते हैं टी है। अब आपसे पूछा जाता है, अगर इस हॉलो स्फीयर के अंदर वाटर को या किसी दूसरे लिक्विड को भरा जाए तब क्या होगा? तो ठीक है, आराम से आप देखें, ये सॉलिड स्फीयर है और इसके पूरे वॉल्यूम में हम वाटर या कोई दूसरा लिक्विड भी आप भर सकते हैं। तो अगर आप पूरे वॉल्यूम में लिक्विड फिलअप करते हैं तब इसका सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर पर ही लाई करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप पूरे वॉल्यूम में किसी लिक्विड को फिलअप करते हैं तो सॉलिड स्फीयर और लिक्विड का सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर ऑफ मतलब स्फीयर का जो सेंटर है वहीं पर होगा। तो अभी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इस केस में मान लो टाइम पीरियड आपका क्या है, टी ही रहेगा, जो टाइम पीरियड यहाँ है वही यहाँ रहेगा। अब आपसे पूछा जाता है, अगर हम स्फीयर में कोई छोटा सा होल कर दें और लिक्विड बाहर निकलने लगे और इसको ऑसिलेट कराएं, टाइम पीरियड की बात तो तभी आएगी जब ये ऑसिलेशन करे। तो मान लो आपने इसमें कोई छोटा सा होल किया है और इसको ऑसिलेट करा रहे हैं, उस समय टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा वो आप देखें, आराम से देखिएगा। जब आपने होल कर दिया है, लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो अब लिक्विड का लेवल नीचे आएगा। हम मान लेते हैं इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे लिक्विड है, तो लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो लिक्विड का लेवल नीचे आएगा। इससे स्फीयर और लिक्विड का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो स्फीयर के सेंटर से नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा? सेंटर ऑफ मास का चैप्टर जब मैंने आपको बताया था तो मैंने समझाया था, अगर आप दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का सिस्टम लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उस मास की ओर शिफ्ट होता है जिसका मास ज़्यादा होता है। तो अब मैक्सिमम मास नीचे की ओर होगा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नीचे शिफ्ट होगी। तो अब जो न्यू सेंटर ऑफ मास है ये स्फीयर का सेंटर है,
लेकिन न्यू सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ स्फीयर से नीचे होगा। तो अब आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो पहले वाले केस से ग्रेटर देन एल होगी, और एल टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, अभी अभी आपने पढ़ा है। तो जब इफेक्टिव लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा। मान लो इस केस में टाइम पीरियड टी डैश है तो टी डैश ग्रेटर देन टी होगा। तो ये बहुत आप लोगों से पूछा गया है। अगर कोई छोटा सा होल करके ऑसिलेट कराया जाता है तो क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, और जब पूरा लिक्विड बाहर निकल जाएगा तो यही वाली कंडीशन आ जाएगी, तो वही टाइम पीरियड होगा जो पहले था। जब पूरा लिक्विड निकल गया तो पूरे वॉल्यूम में एयर है। अब सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर पर लाई करेगा, इफेक्टिव लेंथ वही होगी जो इस केस में थी। अब आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज होता है, और इस दौरान हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को कांस्टेंट रखेंगे। आप इसको नोट करते चलें। तो अब आप देखें t इक्वल टू दिस, अब आप दोनों साइड का स्क्वायर करें, देन टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू यल अपान जी। अब 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, और इस कंडीशन में यल भी कांस्टेंट है, देन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपान जी। अब आपने देखा पेंडुलम के टाइम पीरियड का स्क्वायर जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यह आपको बताता है अगर आप जी को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, अगर जी आपका डिक्रीज होता है तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। इसमें तमाम तरीके के एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे मान लो कोई पेंडुलम की घड़ी है, तो आप पेंडुलम की क्लॉक अर्थ के सरफेस पर यूज करते हैं, उस समय कुछ टाइम पीरियड है उसका। अगर आप उसी पेंडुलम की क्लॉक को पहाड़ पे ले जाएं तो अर्थ के सरफेस से ज़्यादा हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो पहाड़ पर पेंडुलम की घड़ी का टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, मीन्स क्लॉक स्लो हो जाएगी। अगर आप पेंडुलम की घड़ी को ज़मीन के अंदर किसी माइंस में ले जाएं तो अर्थ के सरफेस के अंदर जाने पर भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, जी डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन खूब आता है, क्योंकि ग्रेविटेशन आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। मान लो आप पेंडुलम को अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर ले गए हैं,
टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए तो पेंडुलम जिस पोजीशन पर होगा जी की वैल्यू उसी पोजीशन पर ली जाएगी। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आप देखें, इसे आप जल्दी नोट करें। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वो कई बार पूछा गया है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट करते रहिएगा। अब आप देखें, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज t1 इफ सिंपल पेंडुलम इज टेकन एट हाइट h इक्वल टू re रेडियस ऑफ अर्थ एबव सरफेस ऑफ द अर्थ, टाइम पीरियड बिकम्स t2, फाइंड t1 अपॉन t2। जब सिंपल पेंडुलम अर्थ के सरफेस पर है उस समय उसका टाइम पीरियड t1 है। अगर आप पेंडुलम को अर्थ के सरफेस से रेडियस के इक्वल हाइट पर ले जाते हैं उस समय टाइम पीरियड t2 हो गया है। तो t1 अपॉन t2 क्या होगा, तो आप देखें, ऑन सरफेस, तो सरफेस पर g की वैल्यू वही 9.8 होगी, टाइम पीरियड t1 है, तो t1 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन जी। अगर आप लेते हैं एट h इक्वल टू re, तो यहाँ पर आपको g की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और अर्थ के सरफेस से h हाइट जाने पर g की वैल्यू चेंज हो करके मान लो g डैश हो गई है। इसका फार्मूला होता है g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर। तो h इक्वल टू re, h के प्लेस पर आप re पुट करें, तो ये होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू g/4। ये मैंने ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी आपको बताया था कि अर्थ के सरफेस से h हाइट जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो नई वैल्यू है उसका फार्मूला ये होता है। अब पेंडुलम जहाँ पर ऑसिलेशन करेगा, जहाँ होगा वहीं पर तो जी की वैल्यू लेंगे आप। मान लो उसी पेंडुलम को मून के सरफेस पे ले जाते हैं तो वहाँ जी की वैल्यू g/6 है। आप उसी पेंडुलम को किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाते हैं तो वहाँ की जी की वैल्यू आपको लेनी होगी। और जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है ये ग्रेविटेशन के चैप्टर में आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, तो इस केस में टाइम पीरियड t2 है, देन t2 इक्वल टू 2 पाई, फार्मूला वही होगा। अच्छा, पेंडुलम की लेंथ जो थी वही रहेगी, पेंडुलम की लेंथ नहीं चेंज हुई है, लेकिन g आपका g डैश हो गया है। तो इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन, और g डैश के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, g/4। अब 4 ऊपर आएगा, बाहर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 2 पाई इंटू 2 स्क्वायर रूट l अपॉन जी। तो ये हुआ 2t1, क्योंकि 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट l अपॉन जी आपका t1 है। तो t2 इक्वल टू 2t1, हेंस 2 आप लेफ्ट में ले आए, 1/2 इक्वल टू t1 अपॉन t2। ये आंसर हो गया, आप नोट करें इसे।
अब आप देखें, इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि पेंडुलम जहाँ पर होगा जी की वैल्यू उसी प्लेस की ली जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेंगे जिसमें सिंपल पेंडुलम को अर्थ के सरफेस के अंदर ले जाया गया है। तो अर्थ के सरफेस के अंदर के लिए जी डैश का फार्मूला मैंने बताया था, सब आपके पास है, एक बार हम दोबारा आपको रिमाइंड कराए देते हैं। अगर अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं देन जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपान आर ई हो जाता है। सब आपने लिखा है, नोट्स में आपके पास है ही। अब आप देखें, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आपको हम बताते हैं। सबसे मेन केस आपके लिए यही है कि ये एलिवेटर या लिफ्ट है और एक सिंपल पेंडुलम की डोरी के एंड को लिफ्ट के छत से अटैच किया गया है। तो पेंडुलम की डोरी का एक एंड लिफ्ट की छत से अटैच किया गया है। लिफ्ट वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे मोशन कर रही है। इस केस में टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ पेंडुलम नहीं चेंज होगी, लेकिन आप जानते हैं लिफ्ट के अंदर जी की इफेक्टिव वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप जी की इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आप देखें। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी, तो जी की इफेक्टिव वैल्यू को आप जी डैश से डिनोट करें। ये इक्वल टू होता है टेंशन इन रोप अपान मास ऑफ स्फीयर। अब आप जानते हैं कि अगर किसी रोप को लिफ्ट के छत से अटैच किया जाए तो इस केस में टेंशन का फार्मूला हमने बताया था एम जी प्लस माइनस ए। अगर आप भूल गए हो तो जा करके लॉज ऑफ मोशन में टेंशन वाला सेक्शन आप देखिएगा। तो वी गेट जी डैश इक्वल टू जी प्लस माइनस ए। और हमें लगता है कम से कम 50 से 60 बार ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। प्लस साइन उस केस में होगा जब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अप है, माइनस साइन होगा अगर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अगर ए आपका अपवर्ड है तो जी प्लस ए हो जाएगा, अगर एक्सीलरेशन ए डाउनवर्ड है तो जी माइनस ए हो जाएगा। यहीं पर एक केस आता है, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब लिफ्ट के अंदर जी डैश की वैल्यू 0 होती है। इसे हम कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस भी कहते हैं, सब आपने पढ़ा है। तो वो केस आप देखें। If rope of lift is break down, then G डैश इक्वल टू 0। अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो इस केस में G डैश इक्वल टू 0 होगा। एंड टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L अपान G डैश इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L अपान 0 T इक्वल टू इनफाइनाइट। इस केस में पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा। तो फ्रीक्वेंसी 1 अपान टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 होगी। इसकी फिजिकल मीनिंग ये होती है कि सिंपल पेंडुलम स्टॉप्स
हम आपको फिजिकल मीनिंग बता रहे हैं। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया है। टाइम पीरियड का मतलब होता है पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, आप डायग्राम से देख लें, जैसे ये पेंडुलम है तो मीन पोजीशन से राइट, फिर मीन पोजीशन, फिर लेफ्ट, फिर मीन पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लेता है वो टाइम पीरियड है। अब कहा जाता है कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया है, मीन्स एक ऑसिलेशन पूरा करने में ये अनंत टाइम लेगा। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपका ये काम हम अनंत काल में पूरा करेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि वो काम नहीं होगा। तो टाइम पीरियड के इनफाइनाइट होने का मतलब है अब ये स्फीयर एक ऑसिलेशन अनंत काल में पूरा करेगा। इसका एक ही मतलब है कि पेंडुलम रुक गया है, अब वो ऑसिलेशन नहीं कर रहा है। तो इस केस में पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी 0 होती है। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बस केवल आपको जी डैश की नई वैल्यू पुटअप करनी होगी। एक दूसरा एप्लीकेशन हम आपको बता देते हैं। मान लो ये हॉरिजॉन्टल रोड है और ये कोई ट्रक है, कोई भी व्हीकल है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a0 एक्सीलरेशन से जा रहा है। अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को इसकी छत से अटैच करते हैं तो जा करके आज आप स्यूडो फोर्स का जो नोट्स मैंने आपको लिखाया था, बताया था, उसको आप देखिएगा। अब पेंडुलम की डोरी वर्टिकल से सर्टेन एंगल बनाने के बाद इक्विलिब्रियम में आएगी तो स्फीयर पे 3 फोर्स एक्ट होंगे, स्यूडो फोर्स, टेंशन इन रोप और वेट। और आप देखें यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस का जो सम है, स्यूडो फोर्स जिसको एफपी से डिनोट करते हैं प्लस mg, तो इन दोनों का वेक्टर सम इन दोनों के बीच से पास होगा। स्यूडो फोर्स और mg के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो t को बैलेंस करेगा। तो आप कह सकते हैं t इक्वल टू स्यूडो फोर्स प्लस mg, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, हेंस t इक्वल टू स्क्वायर रूट एफपी स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, t इक्वल टू स्क्वायर रूट स्यूडो फोर्स का फार्मूला है m इंटू a0। अब यहाँ पर स्यूडो फोर्स हम नहीं समझाएंगे, सब आप पढ़ चुके हैं। तो m स्क्वायर को आप बाहर ले, m पावर 1 बाहर आएगी, उसको लेफ्ट में ले आए, तो ये हुआ t अपान m इक्वल टू दिस, और t अपान m टेंशन अपान मास को ही हम g डैश या g की इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। तो इस केस में पूछा जाता है अगर किसी पेंडुलम को ऐसे ट्रक की छत से अटैच किया जाए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन a0 से जा रहा है, तो अब पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड का फार्मूला वही होगा, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट यल अपान, अब g की इफेक्टिव वैल्यू ली जाएगी g डैश, और आप g डैश की यही वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करें। यहीं पर एक केस हम आपको और बताए देते हैं। थर्ड एप्लीकेशन आप देखें, जो याद रखिएगा, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ये एक इंक्लाइंड सरफेस है,
जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये कोई व्हीकल है। एक पेंडुलम को हमने इसकी छत से अटैच किया है, अब ये नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। पूछा जाए जी डैश की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ याद रखिएगा जी डैश इक्वल टू जी कास थीटा होगा, और टाइम पीरियड का फार्मूला यही होगा। बस यहाँ जी डैश के स्थान पर आप जी कास थीटा पुटअप करेंगे। आप जल्दी इसे नोट करें। अब आप देखें, अगर आप किसी सिंपल पेंडुलम के स्फीयर को एक स्टेशनरी और आइडियल लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कराते हैं, तब उसका टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे मैंने सपोज किया है कि एक कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी dl है, और ये सिंपल पेंडुलम है। अगर आप पेंडुलम के स्फीयर को लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कराते हैं, तो इस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर भी जी की वैल्यू चेंज होगी। आप जानते हैं, अब स्फीयर के ऊपर 3 फोर्स एक्ट होंगे, टेंशन एक्ट होगा, वेट एक्ट होगा, और तीसरा फोर्स आपका बायंट फोर्स होगा। आपको जी डैश की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, और जी डैश इक्वल टू टेंशन अपान मास होता है। तो आप देखें, ये स्फीयर की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन टी प्लस बायंट फोर्स इक्वल टू एम जी, टी इक्वल टू एम जी माइनस वी, और हमें क्या चाहिए टी अपान एम। तो आप दोनों साइड को मास से डिवाइड करें, तो ये हुआ जी माइनस बी अपान एम। टी अपान एम इज जी डैश इक्वल टू जी माइनस बायंट फोर्स वी इन। तो यहाँ सॉलिड स्फीयर का टोटल वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो वी इन टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी इंटू dl इंटू जी, और मास ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो v से कैंसिल, g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस dl अपान ds। बाकी टाइम पीरियड का फार्मूला वही होगा, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपान g डैश। अब आप जी डैश की यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यही टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा। तो ये कुछ वेल नोन एप्लीकेशंस हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया। अब ऑसिलेशन की यूनिट में केवल और केवल स्प्रिंग पेंडुलम रह गया है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसी के साथ ऑसिलेशन का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।